हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यदि आपका यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ है तो उसकी थर्ड यूनिट जो कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है तो उसकी डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ 2023 की सीरीज या ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड यूनिट को, और हमारी जो फर्स्ट यूनिट है ज्यूरिस्प्रूडेंस उसके भी हमने पूरे के पूरे मतलब एक एक टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो इस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ डेली की डेली जो वीडियो हुआ करेंगी वो इस यहाँ पर अपलोड कर दी जाएंगी। बात करते हैं, यदि आपका पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं, आप पेपर 2 लॉ के साथ आप पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्ले लिस्ट है हमारी यूजीसी नेट पेपर 1, इसको आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें द टर्म इंटरनेशनल लॉ एंड द लॉ ऑफ नेशन जिसे कहा जाता है, बोला है अंतरराष्ट्रीय कानून या राष्ट्रों का कानून जो है उसे कहा जाता है, हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द नेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, जिसका कि क्या विच मीन द लॉ ऑफ कंट्री। नेशनल लॉ का क्या मतलब होता है और म्युनिसिपल लॉ का क्या मतलब होता है कि जो ऐसा लॉ जो कि किस लिए है, सिर्फ कंट्री के लिए है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे इंडिया का अपना एक आईपीसी है, हमारा अपना सीआरपीसी है, जो कि हमारे इंडिया के लिए लॉ है, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ नेशंस। ठीक है, सॉरी, नेशनल लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ नेशन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बात करता है, जो हर एक कंट्री के लिए जो है इक्वली एप्लीकेबल होता है। इंटरनेशनल लॉ इज जनरली अबव द आउटसाइड द नेशनल लॉ, बोला है इंटरनेशनल लॉ होता क्या है कि जो आउटसाइड हो, किससे, नेशनल लॉ से। मतलब एक हमारे इंडिया के लिए जो लॉ होगा वो होगा हमारा नेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ होगा जो इंडिया से बाहर जो सभी कंट्रीज पर इक्वली एप्लीकेबल होगा, ऑफ द वेरियस स्टेट एंड द सम एक्सटेंट operates on the territory and all the state। बोला है क्वेश्चन अरेज होता है कि वेदर इट कैन बी कॉल्ड एज अ सुपीरियर लॉ, इसको हम क्या सुपीरियर लॉ मान सकते हैं। देन डाउट वहां आता है जहां पर ग्रोइंग एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ अमंग द मेंबर स्टेट। बोला है ये डिपेंड करता है जो भी स्टेट मेंबर है उन पर। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ जो है वो डील करता है विद द स्टेट और एज अ लीगल और पॉलिटिकल एंटिटीज जिन पर ये अप्लाई होता है, ऑल द स्टेट इक्वली विदाउट एनी रिगार्ड टू द साइज एंड पावर। ठीक है, बात करते हैं recently geometrical advance in the science, technology and industry have been brought to the folk and one stake फैक्ट एंड वट विच नो नेशन। ठीक है, कि ये बोला है हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टेट जो है वो छोटा है, बड़ा है, बिग है या स्मॉल है, कैन अफोर्ड टू लीड आउट आइसोलेटेड लाइफ। ठीक है, चाहे वो एक अलग जीवन जीने का जोखिम नहीं उठा सकता है, बोले इससे हमें कोई भी फर्क जो है हमें नहीं पड़ता है। देयर इज अ मोर एंड मोर कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशनल्स of the one country with the nationals of the other countries। बोला है ये क्या है, एक देश के नागरिक जब दूसरे देशों के साथ जो एक संबंध बना के रखते हैं और एक दूसरे नागरिकों के बीच अधिक से अधिक जो सहयोग होता है, और बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके के कारण क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज का हमारे इंडिया में क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, और अदर कंट्रीज में हमारी कंपनीज जो होंगी, तो बोला जहां पर हम बात करते हैं इसके ओवरऑल किसकी डेवलपमेंट की, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज उभरती हैं और जहां जिनके कई अपने देशों में अपने कार्यालय होते हैं। और टुडे द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ का स्कोप जो है वो बहुत एक्सटेंड हो चुका है, प्रिजर्वेशन ऑफ पीस ऑफ टू रेगुलेट द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द इंटरनेशनल लाइफ, जहां पर हम बात करते हैं कि प्रिजर्वेशन करना है किसको, शांति को बनाए रखना है, वेरियस एक्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल लाइफ की जब हम बात करते हैं, लाइक स्पेस एक्सट्रडी expectations and the ocean floors and exploration and protection of the human rights and global environment। ठीक है, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, तो लॉ हाउ एवर द इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल नॉट मच इज यूज इट इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड एंड कोडिफाइड। बोला है कि हमारा जो कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, ये बहुत ही प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, ना ही तो ये कोडिफाइड है। देयर इज अ नो सिंगल यूनिवर्सली, इसकी ना तो ही एक
अच्छी और सिंगल डेफिनेशन है जो कि हमें ये बताती है कि इंटरनेशनल लॉ होता है। थ्रो द सम गुड अटेम्प्ट्स एंड विन, बोला अलग अलग जुरिस्ट ने अलग अलग जो डेफिनेशन दी है। जो हमारा फर्स्ट जो वर्ड जो इंटरनेशनल लॉ को यूज किया गया था फर्स्ट टाइम किसके द्वारा, जुरिस्ट जो ब्रिटिश जुरिस्ट थे बैंथम, जिनके द्वारा ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1780 में। सिंस देन दीज वर्ड हैव बीन यूज्ड टू डोनेट डिनोट द बॉडी ऑफ रूल्स, ठीक है, जिसमें कि हमें ये पता चला कि इंटरनेशनल लॉ है क्या। तो इंटरनेशनल लॉ जो वर्ड है उसका यूज हम करते हैं इस चीज को डिनोट करने के लिए कि ये क्या है, बॉडी ऑफ रूल्स है, ठीक है, जो रेगुलेट करते हैं किसको, रिलेशन अमंग द अदर स्टेट को, कि एक दूसरे देश के साथ क्या करेंगे, रिलेशन को बनाए रखेंगे। और थ्रू द इंटरनेशनल लॉ कैन बी ट्रेस टू द एंशिएंट ग्रीक एंड कॉमन इंडिया। इट कैन नॉट बी डिनाई, इसको हम डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, विच वी नो टूडे एंड हैज कम टू अस थ्रू द यूरोप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओपनहाइम की डेफिनेशन है। प्रोफेसर ओपनहाइम ने डिफाइन किया है इंटरनेशनल लॉ को कुछ एक फॉलोइंग वर्ड्स में। उन्होंने कहा है लॉ ऑफ नेशन और द इंटरनेशनल लॉ इज अ नेम, कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, इज अ नेम है किसका, बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल का। कि इंटरनेशनल लॉ है क्या, सबसे पहले वो बोल दिया कि लॉ ऑफ नेशंस है और बोला है एक नेम है क्या, बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल, जो कि विच आर कंसीडर लीगली बाइंडिंग बाय द सिविलाइज स्टेट, जो कि हम ऐसा मानते हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज स्टेट एंड थ्रू द इंटरकोर्स विद ईच अदर, ठीक है। इस डेफिनेशन ओपनहाइम ने जो डेफिनेशन दी थी 1905 में, उसका क्या हुआ है, उसको एक अप्रचलित और अपर्याप्त जो है वो माना था और उसका बाद में क्रिटिसिज्म भी हुआ। और बोला है कि ये डेफिनेशन को सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म किए गए थे। डेफिनेशन टेक्स इनटू द अकाउंट ऑफ द रिलेशन ऑफ द स्टेट, बट प्रेजेंटली हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं आर आल्सो रिगार्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसको कि हम क्या मानते हैं, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है हम मानते हैं। बोला है कि ये है क्या, ये राइट एंड ड्यूटीज है इंटरनेशनल लॉ के द्वारा जो दी गई हैं, जो कि स्टेट कंट्रीज को दी जाती हैं, ठीक है। थ्रो दे may not have the all right and duty that the state have. Certain activity of the multinational corporations and also regulate by the branch of the law, ठीक है, कि कुछ एक एक्टिविटी है, कुछ एक गतिविधियां हैं जो कि कानून की एक शाखा द्वारा भी विनियमित जो है किया जा सकता है। जो इंटरनेशनल लॉ है वो प्रोवाइड करता है कुछ एक राइट एंड ड्यूटी किसको, इंडिविजुअल को। और इट हैज बीन सो पर्टिकुलरली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ the United Nation Organization UNO and a Universal Declaration of Human Rights and International Conventions of the Human Rights further confirm that the individual have been become not only the subject of international law but कैन ऑल्सो डायरेक्टली क्लेम राइट एंड रेमेडीज जो कि प्रोवाइडेड किए गए हैं इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। बोला है सबसे पहले कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, ये प्रोवाइड करता है कुछ एक राइट एंड कुछ एक ड्यूटी जो है वो देता है किसी इंडिविजुअल को, जो कि पर्टिकुलरली ये बताते हैं कि आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट, जब हमारा यूएनओ जो है वो बन के तैयार हो गया, उसके बाद जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया या हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट आया, ये सब जो है वो बनाए गए। ये जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ये न केवल किसी व्यक्ति को बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून का एक विषय जो है वो बन गई थी और ये सभी स्टेट कंट्रीज पर एप्लीकेबल जो है वो होती, ठीक है। ये और जब आप देखते हैं कि हमारा यूएन चार्टर किस नाम से, किस वर्ड से शुरू होता है, जैसे कि हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है, वैसे ही वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ये वर्ड है हमारे यूएन चार्टर के, ठीक है। बात करते हैं, ये सारा क्रिटिसिज्म है, इसको बहुत ज्यादा ब्रीफ में देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखते हैं दिस डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज नियरली सिमिलर टू द गिवन बाय द स्टार्क एंड द फेनविक के द्वारा भी कुछ एक डेफिनेशन दी गई थी एंड हाउएवर इट इज स्टिल, ठीक है, उसका भी जो है क्रिटिसिज्म हुआ है, ठीक है। बात करते हैं कुछ एक अदर डेफिनेशन की जो हमारे वेयरलिन ने दी है। द लॉ ऑफ द नेशन और द इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड, जो हमारा लॉ ऑफ नेशन है और इंटरनेशनल लॉ है
वो डिफाइन किया गया है एज अ बॉडी ऑफ रूल और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। कि हमारे इंटरनेशनल लॉ को उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, बॉडी ऑफ रूल है और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है, जो कि बाइंडिंग अपॉन द सिविलाइज स्टेट, जो कि क्या है, बाइंडिंग है किस पर, सिविलाइज स्टेट पर, इन देयर द रिलेशन विद द वन अनदर, जिसका रिलेशन किसके साथ है, एक दूसरे के साथ है। ठीक है। हाउएवर जो हकवर्थ सिमिलरली डिफाइंस द इंटरनेशनल लॉ, हैकवर्थ जो है इन्होंने इसी डेफिनेशन के बीच में क्या हुआ है, इसी डेफिनेशन के बारे में कहा है कि इंटरनेशनल लॉ है कंसिस्ट करता है बॉडी ऑफ रूल जो गवर्न करते हैं किसको, रिलेशन बिटवीन द स्टेट को। और हमारी क्वीन और वी, क्वीन वर्सेस कीन जो है, ठीक है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है इस केस में, डिफाइन द इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ ऑफ नेशन। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, लॉ ऑफ नेशन है, जो कि क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ यूसेजेस, जो कि किसे माना जाता है कि ये कलेक्शन है किसका, यूसेजेस का, जो रूढ़ियों का एक संग्रह है, विच सिविलाइज स्टेट एग्रीड टू ऑब्जर्व इन द डीलिंग विद वन अनदर। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में पालन करने के लिए सहमत और व्यक्त किए हैं। और ग्रे की डेफिनेशन देख लेते हैं, इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशन क्या है, नेम ऑफ बॉडी ऑफ रूल है। ठीक है, बोला इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशन क्या है, हमारा नेम ऑफ द बॉडी ऑफ रूल है, जो कि विच अकॉर्डिंग टू द यूजुअल डेफिनेशन रेगुलेट एंड द कंडक्ट ऑफ द स्टेट एंड देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। और केल्सन ने भी इसी प्रकार की सिमिलर डेफिनेशन जो है दी है। ठीक है, कॉबेट के अनुसार जो इंटरनेशनल लॉ में बी डिस्क्राइब, इंटरनेशनल लॉ को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एज अ सम ऑफ द रूल, जैसे क्या कहा है, ये क्या है, सम ऑफ रूल है। ठीक है, कुछ एक रूल है, ठीक है, नियम है, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेड बाय द सिविलाइज स्टेट हैं, जो कि एक्सेप्ट किए जाते हैं बाय द सिविलाइज स्टेट, और डिटर्मिनिंग देयर द कंडक्ट टुवर्ड द ईच अदर एंड टुवर्ड सच अदर सब्जेक्ट। अब डेफिनेशन क्या है, कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज इन द सम वे ओपनहाइम डेफिनेशन हैज बीन क्रिटिसाइज। उसके बाद बोला है जैसे ही हमारे ओपनहाइम की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था, इसकी भी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, बात करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, फेनविक ने क्या डेफिनेशन दी है, तो हमारा इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइन एज अ बोर्ड, ठीक है, बोला है फेनविक, जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन दिया है किसने, फिनविक ने, जो हमारे इंटरनेशनल लॉ के बारे में उन्होंने क्या कहा है, इंटरनेशनल लॉ क्या है, जिसे डिफाइन किया है, डिफाइन में भी ब्रॉड टर्म इन द एज अ बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल और स्पेसिफिक रूल। बोला है कि इंटरनेशनल लॉ है क्या है, एक बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल है और स्पेसिफिक रूल है, जो कि बाइंड करते हैं, जो कि बाइंडिंग अपॉन द है मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द म्यूचुअल रिलेशन। और ये डेफिनेशन जो है वो टेक्स इनटू द अकाउंट द चैलेंज दैट हैव टेकन प्लेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बोला है जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो ये परिवर्तनों पर, जो भी चेंजेस हुए हैं उन पर ध्यान जो है रखती है। ठीक है, तो हमारा द वर्ड मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इंक्लूड करता है स्टेट को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को और इंडिविजुअल एंड द नॉन स्टेट एंटिटीज को, और द टर्म हमारा जर्नल प्रिंसिपल इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे व्हाइट मैन की एक डेफिनेशन है, स्टार्क की एक डेफिनेशन पार्ट से बिल्कुल नहीं डरिएगा, एकदम जैसे कि बस ये है हमारे यूजीसी नेट पेपर 2 के कोर्स में है, इसलिए हमें यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, बट क्या है इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो याद रखिएगा, पूरी की पूरी डेफिनेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल लॉ इज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है, बोला है इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है एट द गिवन टाइम फॉर द स्टेट और अदर एंटिटीज सब्जेक्ट टू देयर टू। बोला है एक निश्चित समय पर जो इसका बोला है कंडक्ट, जैसे कि एक गिवन टाइम जो कंडक्ट किया जाता है, आचरण किया जाता है, उसका एक मानक है और संक्षिप्त एक लेकिन एक पर्याप्त जो है परिभाषा दी है, एक ब्रीफ बट एडिक्वेट डेफिनेशन जो है दी है। द वर्ड अदर एंटिटी क्या क्या मतलब है, सब्जेक्ट देयर टू में इंक्लूड करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को और इंडिविजुअल को एंड नॉट स्टेट एंटिटीज को। व्हाइट मैन हैज आल्सो एम्फसाइज्ड डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। व्हाइट मैन जो है उन्होंने हमारे
जो है व्हाइटमैन है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून को के एक गतिशील पहलू पर भी जोर जो है वो दिया है, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ इज मोर और लेस एक कॉन्टिन्यूअल स्टेट है ऑफ द चेंज और डेवलपमेंट, जो कि चेंज होता रहता है और डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। और हमारे स्टार्क जो है उनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। स्टार्क जो है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, उन्होंने बोला है इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइन अ बॉडी ऑफ लॉ। उन्होंने क्या बोला है, इंटरनेशनल, एक मिनट, इंटरनेशनल लॉ, उनको इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया है मे बी अ बॉडी ऑफ लॉ, एक बॉडी ऑफ लॉ बोला है विच इज कंपोज्ड और for the greater part of the principle and the rule of the conduct of the state feel themselves bound to be observed and therefore to commonly observe in their relation with each other, ठीक है। जो इंक्लूड करता है किसको, रूल ऑफ लॉ, जो रिलेट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर द रिलेशन ऑफ द ईच अदर। बोला है जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, एक क्या है, बॉडी ऑफ रूल है, बॉडी ऑफ लॉ है, जो एक उस निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है इसे, कि जो क्या होता है, जो आचरण के सिद्धांतों और नियमों में एक अपने बड़े हिस्से के लिए बना है, जिसे राज्य पालन करने के लिए बाध्य जो है वो महसूस करते हैं, बाइंडिंग बाउंड है वो उसको फॉलो करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। एंड देयरफॉर हम बात इसलिए हम आमतौर पर यह भी कहते हैं कि एक दूसरे के साथ अपने संबंध का निरीक्षण करते हैं कि एक दूसरे स्टेट के साथ उनका किस तरीके से रिलेशन है, जिसमें ये भी शामिल है कि राज्य और व्यक्तियों के साथ उसके कैसे संबंध है, ठीक है। जब हम बात करते हैं सर्टन रूल जो कि रिलेट करते हैं किसके, इंडिविजुअल को, और नॉन स्टेट एंटिटीज सो फार एज अ राइट एंड ड्यूटी सच इंडिविजुअल और नॉन स्टेट एंटिटीज आर नॉट आर द कंसर्न ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है। जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों और गैर राज्य संस्थाओं के संबंध जो है, कानून के कुछ नियम जहां तक कि किसी एक ऐसे व्यक्तियों और हमारे गैर राज्य संस्थाओं के अधिकार और कर्तव्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता है, ठीक है। बात करते हैं जो स्ट्राइक की डेफिनेशन है उसका भी बोला है, थोड़ा बोला डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक जो है उन्होंने कहा है अकाउंट ऑफ द चेंजिंग करेक्टर है, उसमें क्या है, जो बदलते रहने वाला चेंजिंग करेक्टर है इसका इंटरनेशनल लॉ का, एंड ट्रूली रिफ्लेक्ट किया है द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। हाउएवर हम बात करते हैं इफ एन एंटिटी इज नॉट enumerated by the Stark ever and come within the scope of international law, passage of the time, the definition would again be subjected to the criticism, and thus the definition does not stand the correct for all the time। बोला है जो हमारी स्वेजनबर्ग की ये थोड़ी सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इंटरनेशनल लॉ क्या है, बॉडी ऑफ लीगल रूल है जो कि अप्लाई होता है फॉरेन स्टेट पर, सच एज अदर एंटिटी हैज बीन ग्रांटेड द इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। thus unlike स्ट्राइक के जो है, उन्होंने स्वेजनबर्ग जो है इज अ वेरी राइटली प्रेफर्ड दैट not to name an entity those right and duty are regulated। बोला है कि कुछ एक नेम, जैसे नेम ऑफ एंटिटी है जिन्हों जो कि हमें क्या देते हैं, राइट एंड ड्यूटी देते हैं, जो रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल लॉ है। अकॉर्डिंग टू हिम जो हमारे स्टार्क है वो कहते हैं इफ एंड व्हेन ग्रांट ऑफ इंटरनेशनल पर्सनालिटी टू एनी एंटिटी or when the international law would be capable of the regulating right and duty of any entity, it rules shall apply to all them, ठीक है। कि अंतरराष्ट्रीय कानून बोला है यदि और जब किसी एक इकाई को अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रदान करता है, जब यह अंतरराष्ट्रीय कानून किसी भी इकाई के अधिकारों और कर्तव्यों को विनियमित करने में सक्षम होगा तो यह नियम उन पर लागू होंगे, ठीक है। बात करते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। तो अर्लियर हम देखते हैं कि द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो बेस करता है किस पर, टोटली म्युनिसिपल लॉ को। पहले क्या था, जो मतलब पहले वाला कंसेप्ट क्या था, जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो टोटली किस पर बेस करता था, म्युनिसिपल लॉ पर। ऐसा कोई लॉ जो कि म्युनिसिपल लॉ है, मीन ऐसा कोई जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंडर जो है वो अप्लाई किया जाता है, वो उस पर हमारा जो इंटरनेशनल लॉ था वो बेस करता था। लेकिन कुछ एक रीजन हुए, रीजन टू बी कंसीडर्ड टू बी द नेचर ऑफ लॉ, और कंट्रोवर्सी हुई द नेचर और एमर्ज विद द एविडेंसेस 19th सेंचुरी में, जैसे कि ड्यू टू द पॉजिटिविज्म और हमारा वेदर द इंटरनेशनल लॉ, और फिर बहुत बारे क्वेश्चन जो है वो राइज होने लगे कि क्या इंटरनेशनल लॉ क्या है, ट्रू लॉ है या नहीं है। तो आंसर टू द क्वेश्चन वेरीज, द डेफिनेशन ऑफ द लॉ इज गिवन बाय द
वेरियस jurists, और इसका आंसर जो है वो अलग अलग jurist ने अपने अपने शब्दों में कहा. then thus there are the two distinct thought of the view है. the positivist are the view of the international law is not a law, जिसमें किसी ने कहा कि हमारा इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ पॉजिटिविज्म और पॉजिटिव मोरालिटी एंड द स्टेटेड अंडर द रूल ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता है. साथ ही साथ बोला है कि इंटरनेशनल लॉ इसलिए भी लॉ ऐसे नहीं माना गया है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कोई लेजिस्लेचर नहीं है. जैसे कि हमारी है ना कि गवर्नमेंट के ऑर्गन जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि लेजिस्लेटिव क्या कहता है, लेजिस्लेट करता है, मतलब कानून को बनाता है, और एग्जीक्यूटिव जो है एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो है इंटरप्रेट करता है. जैसे ही हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जब हम देखते हैं तो लेजिस्लेचर का कोई ऐसा जो है वो कानून नहीं बना. ठीक है, लेजिस्लेचर के द्वारा बोला है ऐसा कोई लॉ जो है वो नहीं बनाया जाता है, ना ही इसको इन्फोर्स करने के लिए कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जो उसके इन्फोर्स करती है, और ना ही बोला है एंड नॉट इफेक्टिव इंटरनेशनल जुडिशरी, और ना ही हमारा इंटरनेशनल जुडिशरी का कोई कंसेप्ट है जो डेवलप करता है और रिजॉल्व करता है किसको, डिस्प्यूट को. बात करते हैं बट मॉडर्न जुरिस्ट के बारे में हम बात करते हैं. पहले का टाइम वो था, लेकिन मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि अलग अलग जुरिस्ट के अलग अलग व्यू आए हैं. एंड द स्टेट दैट द इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी. फिर बोला है कि हमारा इंटरनेशनल लॉ है क्या, तो एक सेट ऑफ रूल है किसका, पॉजिटिव मोरालिटी का. but it as a much of the legal system as a other municipal legal system. ठीक है, बोला है जबकि हम देखते हैं कि जो म्युनिसिपल सिस्टम लीगल सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है लीगल सिस्टम से. ठीक है, जो नगर पालिका यानी म्युनिसिपल जो कानून है उसकी प्रणाली के रूप में एक कानूनी लीगल सिस्टम जो है एक प्रणाली है. बोला इंटरनेशनल लॉ क्या है, इज अ वेरी मच कंसीडर्ड लॉ है बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी. ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक वेरी मच कंसीडर किया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कि दोज हु कंडक्ट इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट करते हैं. और अब हम देखते हैं कि हमारे स्टेट में अलग अलग ऐसे होता है कि हमारे इंडिया में भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि फॉरेनर्स के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है. ठीक है, उससे क्या होता है हमारे देश का जो है वो डेवलपमेंट होती है. ठीक है, even the state which wishes the escape of the inconvenient rule of the international law would not be denied in existence of the international law. ठीक है, but would justify the action either challenging the existence of the such as rule, invoking another rule applicable in the case of, or claiming that the rule should be modified to meet a new situation. ठीक है, बात करते हैं लीगैलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ की. ठीक है, इसके हम लीगैलिटी है और उसके बाद हमारी जो 2 थ्योरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे. बाकी हम सोर्सेज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. जब हम बात करते हैं लीगैलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ की तो बोला इट वुड बी रॉन्ग टू द स्टेट द इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ. बोला है ये कहना गलत होगा. पहले तो बोल दिया इंटरनेशनल लॉ क्या है, हमारा ट्रू लॉ नहीं है. बोला है यहाँ पर बोला ये कहना बिल्कुल गलत होगा. इट वुड बी रॉन्ग टू स्टेट दैट द इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ. इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ लेस इंपेरेटिव है और एंड द लेस एक्सप्लिसिट है देन द स्टेट लॉ, बट नेवरलेस इट इज अ लॉ as much it enforced partly or by the conviction it is a good, or partly by those those influence which make it difficult for the man or body. ठीक है, man to act or defense of the strongly held view of those which whom are associated. बोला है कि इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसमें राज्य की तुलना में कम अनिवार्य और कम अस्पष्ट है, क्योंकि ये जो है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट जो है वो नहीं किया गया है. लेकिन ये भी जो है वो क्योंकि यह जो है आंशिक रूप से एक दृढ़ विश्वास में लागू होता है. यह अच्छा है या अच्छा नहीं है या किन पर प्रभाव करता है किन पर नहीं करता है, ये स्टेट टू स्टेट जो है वो वेरी करता है. जो एक आदमी या पुरुषों के शरीर के लिए एक लोगों में एक दृढ़ विचारों के लिए जो है कार्य करने का एक मुश्किल है कि ये जो है वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है. जो हमारे
जो बल्कि बोला है कानून एक बल के साथ न्याय के विचार में लागू होना चाहिए। जो सबसे अधिक मायने रखता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो राज्यों के बीच जो संधियां हैं, संधियों और अपनी नीतियों को क्या करता है, अप्लाई करता है। ठीक है, द थिंग दैट मैटर इज द मोस्ट एंड मोस्ट ऑफ द मोस्ट इज दैट इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इज द ट्रीटीज अमंगस्ट द नेशंस स्टेट एंड देयर द ओन पॉलिसीज। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, वाज अ पॉजिटिविस्ट मोरालिटी है। ठीक है, और रूल ऑफ मोरालिटी इज अ रूल ऑफ मोरालिटी क्या है, एक ऐसा रूल है जो अप्लाई होता है कंसेंसस only, and it can be or cannot be enforced by the external power, or while the rule of law can be enforced by external power। बोला है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो केवल क्या करता है, मोरालिटी पर बेस्ड है। ठीक है, जो कि बाहरी शक्ति से पर लागू नहीं किया जाता, बल्कि जबकि हमारे कानून का शासन जो है वो बाहरी शक्ति पर लागू होता है। ठीक है, और इंटरनेशनल मोरालिटी एंड इंटरनेशनल एथिक्स कैन भी डिफाइन किए गए हैं स्टैंडर्ड सेट आउट द राइट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल की सेट आउट किया जाए कि जो राइट बिहेवियर किया जाएगा इंडिविजुअल के साथ, और इंडिविजुअल बेस्ड पर्सनल जजमेंट। ठीक है, और थ्रू द एटीट्यूड अबाउट द मोरालिटी एंड व्हेन widely shared the influence of the development of international law, there is a no recognized legal obligation to obey। बोला इसकी कोई भी रिकोगनाइज बोला है, इसकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो नॉर्म और मोरालिटी को क्या करे, ऑबे करे, अंटिल हम देखते हैं कि दे आर एक्सेप्टेड बाय अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकर्स एज अ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देर आर कुछ वेरियस नेशन है जिनके कंसीडर किया जाता है इंटरनेशनल लॉ हैज अ बाइंडिंग फोर्स ऑफ द सिटीजन सिमिलर टू द म्युनिसिपल लॉ। बोला कुछ एक नेशन बोला है, अलग अलग वेरियस नेशंस हैं जो कि कंसीडर करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो उसी तरह से बाइंडिंग है जिस तरह से हमारा अपना लॉ जो है, म्युनिसिपल लॉ जो है वो बाइंडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ एक थ्योरीज हैं हमारे इंटरनेशनल लॉ की। बोले हैं दो थ्योरीज हैं, एक तो हमारा नेचुरलिस्ट थ्योरी है और दूसरा है हमारा पॉजिटिविस्ट थ्योरी। ठीक है, नेचुरलिस्ट थ्योरी में क्या बोला गया है, मोस्ट ऑफ द जूरिस्ट 16 सेंचुरी में वेयर ऑफ द व्यू द बेसिस ऑफ द लॉ क्या है, बोले जब हम पहले का टाइम देखते हैं ना कि 16 और 17 सेंचुरी में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ जूरिस्ट ने यही कहा था कि जो लॉ है वो किस पर बेस है, नेचर पर बेस है, और इंटरनेशनल लॉ बीइंग अ पार्ट ऑफ द लॉ, इंटरनेशनल लॉ क्या है, बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ है, कुछ एक सम बेसिस है और सम रीजन है जो कि बाइंड करते हैं किसको, स्टेट को, और पॉइंट ऑफ टाइम को। द नेचुरल लॉ वॉज रिगार्डेड एज अ डिवाइन लॉ। जैसे कि हमने जूरिस्प्रूडेंस में भी देखा था कि जो नेचुरल लॉ स्कूल था जिसमें बोला गया था लॉ जो है वो फाउंड होता है और इट इज अ डिवाइन लॉ भी कहा था, रिलीजियस लॉ भी कहा था, जो कि कनेक्टेड होता है किससे, रिलीजन से। ठीक है, वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पर भी, बट लेटर डेफिनेशन जो है वो चेंज होगी और चेंजेस एंड नेचुरल लॉ को कंसीडर किया जाने लगा एक आइडियल लॉ जो कि क्या है, डिक्टेटेड बाय एंड व्हाट इज, जो कि ये बताता है कि क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग है, व्हाट इज राइट, और रॉन्ग बिहेवियर क्या है ह्यूमन का। ठीक है, और दस ऑल द स्टेट एंड द मेंबर ऑफ यूनिवर्सल कम्युनिटी आर ऑब्लाइज्ड इन द ऑर्डर तो और order to conserve the peace and security to act away always in accordance with the principle and the common good of the mankind or paramount to the individual interest। ठीक है, बोला है उसके बाद जो है वो हमारा 18वीं और 19वीं शताब्दी हुई, वहां पर जो नेचुरलिस्ट फेसेस है वहां पर सर्व किया, क्रिटिसिज्म ने डिक्लाइन कर दिया, किसको, लीड टू द रेज पॉजिटिविस्ट। और पॉजिटिविस्ट थ्योरी क्या थी, ठीक है, नेचुरलिस्ट थ्योरी में बोला है कि नेचर एंड डिवाइन लॉ की बात करी गई, और पॉजिटिविस्ट थ्योरी में द स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट में ये जो हमारा 19th सेंचुरी में ये बोला गया, अपने व्यूज में ये बोला गया, द पीपल वुड बी, जो पीपल होता है मतलब एक मनुष्य जो है वो बाउंड होता है। ठीक है, कि इट वाज इफ इट वाज क्रिएटेड बाय द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। बोले एक मनुष्य जो है वो बाध्य होता है कानून का पालन करने के लिए यदि वो उचित
उचित अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा उसे लॉ को बनाया गया है। और सोवरन रिस्पेक्टिव ऑफ दिस इट्स बीइंग रीजनेबल और अनरीजनेबल, ठीक है। और भले ही ये उचित है अनुचित है, यदि किसी सोवरन अथॉरिटी ने उसे बनाया है तो उसे वो लागू मतलब पालन जो है उसका करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम लॉ मस्ट बी एनालाइज empirically irrespective of its ethic element. Law must be studied, it exists, and the law of command and sovereign having sanctions, ठीक है। कि कानून क्या है, कानून का अध्ययन किया जाना जो है, क्योंकि यह क्या है, हमारा सोवरन, कमांड ऑफ सोवरन है, और जिसकी क्या है, हैविंग लीगल सैंक्शंस, ठीक है। बात करते हैं जो रूल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ जो है वो इक्वली बाइंडिंग होता है, सिंस बोथ इशू, चाहे आप बात करें विल थ्योरी में या हमारा पॉजिटिव थ्योरी में, दोनों ही रूल्स जो है वो इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि हमारा इंटरनेशनल म्युनिसिपल लॉ है, उसी तरह से हमारा इंटरनेशनल लॉ जो है वो इक्वली बाइंडिंग होता है बोथ, दोनों पर ही, और विच इज द सोर्स ऑफ द वैलिडिटी एंड दस इट इज विल ऑफ द स्टेट। है ये डिपेंड करता है राज्य की इच्छा पर, विच कमांड ऑविडेंस की उसको जो है आदेश जो है वो मानना है या नहीं मानना है, किस बेसिस पर, इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पर, ठीक है। बोला है कि दोनों ही स्कूल में, चाहे आप पॉजिटिविस्ट स्कूल की बात ले लीजिए या हमारे नेचुरलिस्ट थ्योरी की बात ले लीजिए, दोनों ही में यही बोला है कि ट्रू बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ वेस्ट करता है नाइदर सोली विद द नेचुरल लॉ और नॉर विद विल और कंसेंट ऑफ द स्टेट। ये जो है वो डिपेंड करता है, ये जो है वो डिपेंड करता है कंसेंट ऑफ स्टेट पर, सॉरी। और rather there are the various of the factor due to the which the state or way of international law, और इंटरनेशनल लॉ को इज नेसेसरी है, किस लिए बोला है, कमिटमेंट ऑफ द स्टेटहुड और एंड द बाइंडिंग है किस पर, सभी स्टेट पर, और बिकॉज दे आर द स्टेट, दे आर द स्टेटेड विद द, क्योंकि वे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के साथ और राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पूरा सेशन जो है कंप्लीट यहीं तक रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को देखेंगे, कस्टम को देखेंगे और कुछ एक केसेस को भी देखेंगे, और हमारा कुछ एक केसेस भी हैं, सभी को देखेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में। जाते जाते दोबारा से फिर से बता देती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी प्लेलिस्ट बनी है, सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ 2023 बैच, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कर लिया है, जूरिस्प्रूडेंस को भी जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी 3rd यूनिट जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।